हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आपका आपके YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बीकॉम के सिलेबस के कंपलसरी सब्जेक्ट इनकम टैक्स की पूरी एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको एक तरफ से हर एक रूल और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 बाय 1 मिलता है। आप हमसे जुड़कर अपने कॉमर्स की पढ़ाई एक प्रॉपर वे में पूरी कर सकते हैं। जैसी पढ़ाई आप पाना चाहते हैं, यहाँ बिल्कुल वैसी ही पढ़ाई आपको अवेलेबल कराई जाती है। हम आपकी ज़रूरतों का विशेष ख्याल रखते हैं। हमें ये पता है कि आपके लिए वो क्लासरूम पढ़ाई या ऑफलाइन पढ़ाई सबसे बेहतर क्यों हुआ करती थी। हम आपके लिए उसी पढ़ाई का अंदाज, वही नज़रिया समेटे हुए ऑनलाइन नेटवर्क पर क्लासेस लेके आ रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप बीकॉम या एमकॉम के छात्र हैं और अपने किसी भी सब्जेक्ट की स्पेशल कोचिंग क्लासेस पाना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़िए। हमसे जुड़कर अपनी पढ़ाई आप एक प्रॉपर वे में पूरी कर सकते हैं। अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज के अपडेट मिल सके। आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहे हैं जैसे एक क्वेश्चन पेपर में आता है। एक क्वेश्चन, तो ये पूरा लेसन है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इसे एक क्वेश्चन के हिसाब से तैयारी करिए। आप इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेंगे तो भूलेंगे। तो मैं आज आपके लिए वही चीज़ें बताने वाला हूँ, या उतनी ही चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जितनी आपके लिए आवश्यकता है, और जितने में आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन तैयार हो जाए। स्पेशली मैंने बार बार कहा है, ये पीछे के जो 7-8 लेसन बनते हैं, कौन कौन से? आय का विवरण, कर निर्धारण, कर निर्धारण के प्रकार जिसे आप कहते हो, आय की विवरणी और कर निर्धारण के प्रकार, उद्गम स्थान पर कर की कटौती, फिर अग्रिम आयकर, अपील एवं पुनर्विचार, अर्थदंड, आयकर प्राधिकारी, आयकर का नियोजन। ये सारे जो लेसन बनते हैं, ये ऐसे लेसन हैं जिनसे थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, और जितने इस तरफ के क्वेश्चन आते जाएंगे, यकीन मानिए शुरुआत के उतने ही न्यूमेरिकल हिस्से आपके कम होते जाएंगे। आपकी प्रॉब्लम उतनी ही ज़्यादा घटती जाएगी। तो ये आपकी दुआओं में शुमार हो जाए कि इधर से क्वेश्चन आए, और कहीं ना कहीं ये नज़रअंदाज हो जाते हैं। लोग इन्हें छोड़ बैठते हैं, या कह लीजिए यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो मैंने आपको पीछे के सारे थ्योरेटिकल हिस्से क्लियर कर दिए। ये अंतिम टॉपिक है जो हमें बताना है, अर्थदंड, पेनाल्टीज। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को अगर मैं संज्ञान में रखकर बात करूं, तो अर्थदंड 2 नंबर का तो कई बार आया हुआ है, 10 नंबर में भी अर्थदंड पेपर में आता रहा है। तो मैं आज आपकी ये क्लास, एक कंप्लीट क्लास, एक बड़े क्वेश्चन के तौर पे लेके आ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ये 10 नंबर में या 15 नंबर में अर्थदंड लिखने को आ गया, तो आप क्या क्या लिखेंगे? क्लियर? आपको मैं वही बातें बताने जा रहा जितनी आपकी एग्जाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको डिटेल चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आइए, हमसे संपर्क करिए। खूब मज़ा आएगा जब नियमों की बात होगी। तो अर्थदंड, तो मैं ग्रेजुएशन लेवल के लिए जितनी आवश्यक है उतनी बातें करने जा रहा। अर्थदंड होता क्या है भाई? एक प्रकार से दंड लगा है
और अर्थ मतलब रुपया पैसा, ऐसा दंड जो रुपए पैसे के रूप में हमसे चार्ज किया जाए। लेकिन ऐसे हालात कब बने? तो जब कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जब कोई व्यक्ति आयकर के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या कोई चूक करता है तो उस पर अर्थदंड लगाया जाता है या उस पर मुकदमा चलाकर उसे दंडित भी किया जा सकता है, मतलब कैद की सजा भी दी जा सकती है। तो पूरी बात क्या, यहां अर्थदंड मतलब केवल रुपए पैसे का दंड, और जब मुकदमा चलाकर आप कैद की सजा दे देते हो वो तो शारीरिक दंड होता है। लेकिन हाल फिलहाल यहां पाठ का नाम अर्थदंड है। तो जब कोई व्यक्ति आयकर के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उस पर अर्थदंड लगाया जाता है या उस पर मुकदमा चलाकर उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है। चलिए, हमने ये बातें तो जान ली। अगर 2 नंबर के लिए आए तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा कि यदि कोई व्यक्ति आयकर के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उस पर अर्थदंड लगाया जाता है। रुपए पैसे के रूप में जो अतिरिक्त चार्ज उस पर लगाया जाता है वही अर्थदंड कहलाता है, या उस पर मुकदमा चलाकर कैद की सजा दी जा सकती है। चलिए, हमने ये बता दिया। लेकिन अर्थदंड लगाने के सामान्य सिद्धांत क्या बनते हैं? व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ पेनाल्टीज? अर्थदंड लगाने के सामान्य सिद्धांत क्या है? तो पहली चीज, अर्थदंड लगाने का विवेकीय अधिकार क्या है? ठीक, अर्थदंड लगाने का विवेकीय अधिकार क्या है? किसी वैधानिक दायित्व की अवहेलना करने पर अर्थदंड लगाया जाए या ना लगाया जाए, ये आयकर प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। अब बात समझिएगा, यहां बहुत ऊंची बात बोलने वाला हूं। मैंने क्या कहा? किसी वैधानिक दायित्व की अवहेलना करने पर अर्थदंड लगाना या ना लगाना आयकर प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन अब उसका विवेक क्या होगा? उसकी अपनी मर्जी? नहीं, ये विवेक उसका उस मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विचार करके करना होगा कि वो अर्थदंड लगाए या ना लगाए। जहां न्यूनतम दंड की राशि निर्धारित हो वहां भी सक्षम अधिकारी अगर ये सोचता है कि नहीं, ये परिस्थितिवश हुआ, ये जानबूझकर नहीं किया गया, तो वहां वो अर्थदंड छोड़ भी सकता है, नहीं लगा सकता। वरन केवल अनजाने में ये गलती हो गई है तो अर्थदंड ना लगाए तो भी न्यायोचित होगा। तो हमने पूरी बात क्या कही? अर्थदंड लगाने का विवेकीय अधिकार क्या है? मैंने पूरी बात आपको क्या समझाया? अर्थदंड लगाने का विवेकीय अधिकार क्या है? तो किसी वैधानिक दायित्व की अवहेलना करने पर अर्थदंड लगाने या ना लगाने का विवेकीय अधिकार आयकर प्राधिकारी का होता है। आयकर प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि वो आयकर लगाएगा या नहीं लगाएगा। और किसी भी मामले के सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अर्थदंड लगाना या ना लगाना उस आयकर प्राधिकारी का विवेक होगा, जहां वो सभी परिस्थितियों को विचार विमर्श करके ही अर्थदंड लगाने या ना लगाने का निर्णय लेगा। जहां न्यूनतम अर्थदंड की राशि निर्धारित है, अगर वहां भी वो चाहे और ये समझता है कि ये गलती जानबूझकर नहीं की गई वरन अनजाने में हो गई है, तो वो अर्थदंड लगाना अगर छोड़ देता है तो उसे भी न्यायोचित कहा जाता है। चलिए, तो मतलब सीधा सा स्पष्ट निकल के आया कि आयकर प्राधिकारी का विवेक ये तय करता है कि किसी व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों में अर्थदंड लगाया जाए या ना लगाया जाए। अगर आयकर अधिकारी ये सोचता है कि ये गलती जानबूझकर की जा रही है तो वो आप पे अर्थदंड लगाएगा, और अगर वो ये सोचता है कि नहीं, ये अनजाने में हुआ है, ये जानबूझकर नहीं किया गया है, तो फिर वो आप पर अर्थदंड ना लगाए तो भी न्यायोचित होगा। चलिए, हमने ये बता दिया।
लेकिन अर्थदंड कितना लगाएगा? पहली चीज तो ये कि यदि प्राधिकारी यह निश्चय कर लेता है कि नहीं इनके ऊपर अर्थदंड लगाना चाहिए, तो जहां न्यूनतम अर्थदंड है वहां तो न्यूनतम अर्थदंड लगाना ही होगा। अगर वो ये सोचता है कि नहीं इनके ऊपर अर्थदंड लगाया ही ना जाए तब ठीक है। अगर ये सोचता है कि नहीं अर्थदंड लगाना चाहिए और वहां न्यूनतम निर्धारित है 500 रुपये, फिर वो 100 रुपये अर्थदंड नहीं लगा सकता, फिर तो उसे 500 ही लगाना होगा। या तो वो 0 कर दे, सोच ले कि नहीं अर्थदंड लगाना उचित ही नहीं है, फिर वो छोड़ सकता है। लेकिन अर्थदंड लगाने का निर्णय ले लिया तो जहां न्यूनतम राशि निर्धारित है फिर तो वहां वो न्यूनतम राशि लगाना ही होगा। दूसरी बात, और उससे कम नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अर्थदंड की राशि वही होगी जो चूक करने वाले दिन प्रावधान था। जिस दिन आपने वो गलती की उस दिन का जो नियम था वही नियम आपके लिए अर्थदंड के तौर पर लगाया जाएगा। भविष्य में परिस्थितियां क्या होंगी उसके आधार पर आप पे अर्थदंड नहीं लगाया जाता। जिस दिन आपने वो चूक की, गलती की, उस दिन का जो नियम था उस नियम के आधार पर आपसे अर्थदंड लिया जाएगा। चलिए, हमने ये बता दिया। तो अर्थदंड की मात्रा क्या होगी? यदि आयकर प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया कि आपके ऊपर अर्थदंड लगाना उचित होगा तो वहां जितनी न्यूनतम मात्रा निर्धारित है उतना निश्चित ही आपसे अर्थदंड लिया जाएगा, फिर वो उसे नहीं घटा सकता। अगर वो चाहे कि कहे कि अर्थदंड लेना ही नहीं है तब तो 0, लेकिन जैसे ही अर्थदंड लेने का निर्णय किया तो फिर वो उसमें कमी नहीं कर सकता, फिर जितना न्यूनतम निर्धारित है उतना देना ही होगा। क्लियर? अर्थदंड लगाने की कार्यविधि क्या है? पूरी बात आपने जान लिया कि जब कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, बात समझिएगा, जब कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या कोई चूक करता है तो उसके ऊपर अर्थदंड लगाया जाता है या उसके ऊपर मुकदमा चलाकर उसे सजा भी, कैद की सजा भी दी जा सकती है। और अर्थदंड लगाना या ना लगाना आयकर प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है, जो मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अपना निर्णय देता है कि अर्थदंड लगाया जाए या ना लगाया जाए। अगर वो ये सोच रखता है कि नहीं ये अनजाने में हुआ है तो अर्थदंड लगाना छोड़ भी सकता है, और अगर वो ये सोच रखता है कि नहीं ये बार बार हो रहा है और जानबूझकर किया जा रहा है तो आपके ऊपर अवश्य ही वो अर्थदंड चार्ज करेगा। अर्थदंड कितना लगाएगा? एक बार आयकर प्राधिकारी ने निर्णय ले लिया कि आपके ऊपर अर्थदंड लगाना है तो फिर जितना न्यूनतम निर्धारित है उतना आपके ऊपर लगाना ही होगा। और अगर उसने सोच लिया कि नहीं अर्थदंड नहीं लगाया जाएगा तब वो पूरा पूरा छोड़ सकता है। लेकिन अर्थदंड लगाने का निर्णय लिया तो जितना न्यूनतम निर्धारित है उससे कम नहीं कर सकता। आगे बढ़ गए। अर्थदंड कार्यविधि क्या होगी? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ पेनाल्टीज? आपके ऊपर अर्थदंड लगाया गया तो आपको आपका अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। आपको अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा कि आप अपने पूरे पक्ष को रखिए कि आपने ये गलती की तो क्यों गलती की, आप आयकर अधिकारी को बताइए। अगर सामने वाले को पूरा मौका नहीं दिया गया तो अर्थदंड लगाना गैर कानूनी या व्यर्थ होगा। मतलब जिस भी करदाता के ऊपर अर्थदंड लगाया गया है उसे पूरा पूरा मौका दिया जाएगा अपना पक्ष रखने का, कि वो अपना तर्क प्रस्तुत करे कि उससे ये गलती हुई तो क्यों हुई। अगर उसको पूरा मौका नहीं दिया गया तो अर्थदंड गैर कानूनी या व्यर्थ होगा। दूसरी बात, यदि आयकर अधिकारी 10,000 रुपए से अधिक का अर्थदंड लगाता है, सहायक कमिश्नर या उप कमिश्नर 20,000 रुपए से अधिक का अर्थदंड लगाता है तो उसे संयुक्त कमिश्नर की पूर्व अनुमति लेना होगा, तभी इससे अधिक अर्थदंड लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। तीसरी बात, प्रत्येक आयकर अधिकारी अर्थदंड के आदेश की प्रतिलिपि कर निर्धारण अधिकारी को अवश्य ही भेजेंगे, बशर्ते वो आयकर अधिकारी स्वयं कर निर्धारण अधिकारी ना हो। अगर वही आयकर अधिकारी कर निर्धारण अधिकारी है तब उसे अर्थदंड की प्रतिलिपि नहीं भेजना होगा, नहीं तो उसे भेजना ही होगा,
क्या किसी व्यक्ति के ऊपर एक से अधिक धाराओं के अंतर्गत अर्थदंड लगाया जा सकता है? बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक धाराओं के अंतर्गत चूक करता है तो सभी धाराओं के लिए उस पर अर्थदंड लिया जा सकता है और सबकी जितनी जितनी अर्थदंड की राशि बनती है सबको जोड़ के उससे लिया जाएगा। मतलब ये सीधा सा नियम है। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की कई धाराओं का उल्लंघन करता है तो इस प्रकार कई चूकें करता है तो इस पर अर्थदंड की एक साथ कई धाराओं के अंतर्गत अर्थदंड लगाया जा सकता है। अब आपको एक अंतिम टॉपिक यहाँ पढ़ना है, किन किन गलतियों पर कितना अर्थदंड किया गया है। अर्थदंड की मात्रा, अर्थदंड की मात्रा। यहां आपको यह तय करना है कि किस किस गलती के लिए कितना अर्थदंड आप पे लगाया जाएगा। ठीक, तो यहां किताब में बहुत सारी डिटेल दी गई है और जहां इस लेसन का समापन हुआ है वहीं पर एक समरी दिया गया है। तो बेहतर तो यही है कि आप समरी तैयार कर लें तो आपको आसानी से पूरी चीज तैयार हो जाएगी। ठीक, कि नहीं तो आपको डिटेल पढ़ना होगा। ये जितनी बातें मैंने अभी बताई कि अर्थदंड होता क्या है, अर्थदंड लगाने का विवेकीय अधिकार क्या है, अर्थदंड की मात्रा क्या है, अर्थदंड लगाने की कार्यविधि क्या है और एक से अधिक धारा के अंतर्गत अर्थदंड, ये इतना तो आपको डिस्क्राइब करना ही बनता है और इतना आप निसंदेह डिस्क्राइब कर लेंगे। अब बात आई किस गलती पर कितना अर्थदंड है, मतलब अर्थदंड की मात्रा क्या होगी। तो मैं 4, 6, 10 आपको गिना देता हूं, आप उनको डिस्क्राइब कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कम से कम 7, 8 आप गिना देना, बस आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और पूरे पूरे अंक आपको मिलेंगे। ठीक, कि इस गलती पर इतना अर्थदंड लगता है, इस गलती पर इतना अर्थदंड लगता है, उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अर्थदंड की मदें, या इसे आप कह सकते हैं अर्थदंड की मदें, मात्रा या मदें। अर्थदंड की मदें मतलब किन किन मदों पर अर्थदंड चार्ज होता है, या हम यूं कह सकते हैं किन गलतियों के परिणाम स्वरूप हम पे अर्थदंड लगाया जाएगा। पहली गलती, कर के भुगतान करने में चूक अगर हमने कर दी तो, मतलब आप ये कह सकते हैं कर के भुगतान में चूक करने पर अर्थदंड। अगर किसी करदाता के ऊपर मांग का नोटिस भेजा गया तो मांग का नोटिस मतलब आय की विवरणी जमा हुई है, आय की विवरणी जमा करने के बाद उस पर कर निकाला गया और कर निकालने के बाद आपका कितना कर बनता है आपके पास एक सूचना भेजी गई और आप उस सूचना मिलने के 30 दिन के भीतर में कर का भुगतान कर दीजिए। अब आपको मांग का नोटिस मिला, लेकिन मांग का नोटिस मिलने के बाद भी आपने आयकर का भुगतान नहीं किया तो उस पर कर निर्धारण अधिकारी जितना दंड उचित समझें उतना अर्थदंड लगा सकते हैं। और अगर ये चूक निरंतर जारी रहती है तो अर्थदंड की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रहे कभी भी अर्थदंड उतना ही हो सकता है जितने की बकाया कर की राशि। अगर बकाया कर की राशि के बराबर अर्थदंड ले सकते हैं, उससे ज़्यादा अर्थदंड नहीं ले सकते। जैसे 10,000 रुपये कर का बकाया था तो 10,000 अर्थदंड भी हो सकता है। तो हमने नियम ये कहा कि अगर कोई करदाता कर का भुगतान करने में चूक करता है, मतलब उसे मांग का नोटिस मिला लेकिन फिर भी उसने आयकर का भुगतान नहीं किया, तो कर निर्धारण अधिकारी जितना उचित समझे उतना उससे अर्थदंड ले सकते हैं। और अगर ये चूक निरंतर जारी रहती है तो अर्थदंड की मात्रा को बढ़ाया भी जा सकता है। अगर ये चूक निरंतर जारी रहती है तो अर्थदंड की मात्रा को बढ़ाया भी जा सकता है। और ध्यान रहे अर्थदंड की मात्रा को बढ़ाया भी जा सकता है, हमने ये बताया। लेकिन अर्थदंड अधिक से अधिक उतना ही हो सकता है जितनी बकाया कर की राशि, उससे अधिक अर्थदंड नहीं हो सकता। मान लीजिए आय की कम रिपोर्ट दी गई तो, मतलब आय की विवरणी दाखिल की गई है लेकिन उसमें आय कम बनी, कम दिखाई गई है, तो ये कैसे हुआ? हो सकता है आपने जो रिटर्न दाखिल किया उसके बाद जो पुनः
निर्धारित की गई आय थी वो आपके द्वारा दाखिल की गई निर्धारित आय उससे अधिक आ गई, तो आपकी आय कम हो गई। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने जब आय की विवरणी दाखिल किया उसके बाद आपकी आय का पुनः निर्धारण किया गया तो आपकी आय अधिक निकल के आ गई। या हो सकता है आपकी आय निर्धारण जब की जाने लगी तो हानियां आपकी कम मानी गई, जिसकी वजह से आपकी आय बढ़ गई। तो अगर ऐसा होता है कि आपने आय की कम रिपोर्ट दाखिल की है, अगर आपने आय की कम रिपोर्ट दाखिल की है तो जिसकी वजह से आपका आयकर घटा। भाई नियम ये कहता है कि जितनी आपकी आय है पूरी आय जमा करिए, पूरी आय की आप सूचना दीजिए। जब आप आय की पूरी सूचना देंगे तो उस पर कर लगाया जाएगा, और अगर आपने आय कम बताई तो आप पे कर कम लगेगा, आपको कर कम चुकाना पड़ेगा, सरकारी राजस्व को हानि होगी। तो वहां उस परिस्थिति में ये कहा गया कि अगर आपने आय कम रिपोर्ट की उसकी वजह से अर्थदंड आपके ऊपर लगाया जाएगा, और तब अर्थदंड कम रिपोर्ट की गई आय की दशा में आय पर देय कर की राशि का 50% अर्थदंड आपके ऊपर लगाया जाता है। ठीक, अगर आपने आय की कम रिपोर्ट प्रस्तुत की है तो आप पे आयकर के 50% के बराबर अर्थदंड लगाया जाएगा। मतलब आयकर तो देंगे ही देंगे प्लस 50% एक्स्ट्रा। याद रखिएगा, अर्थदंड मतलब आयकर के अलावा। आयकर तो आपको देना ही है, उसके अलावा ये अलग से देना पड़ेगा। और मान लीजिए आपने आय की विवरणी दाखिल नहीं किया, या यूं कह लीजिए आय की आपने गलत रिपोर्ट दी, तो मिथ्या रिपोर्ट दी, तो अगर आप आय की झूठी रिपोर्ट, कम रिपोर्ट देने पर आप कितने प्रतिशत अर्थदंड देते हैं? आयकर की राशि का 50% आपके ऊपर अर्थदंड लगेगा। और अगर आप आय की मिथ्या रिपोर्ट देते हैं तो जैसे तथ्यों या विवरण या तथ्यों को छिपाना, लेखा पुस्तकों में विनियोगों को नहीं लिखना, ऐसे व्यय की मांग करना जो वास्तव में आपने किया ही ना हो, लेखा पुस्तकों में मिथ्या प्रविष्टि करना, लेखा पुस्तकों में किसी ऐसी प्राप्ति को ना लिखना जिसका कुल आय पर प्रभाव पड़ता हो, आदि ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनकी वजह से आप अपनी आय की झूठी रिपोर्ट दिखाते हो। और अगर आपने आय की मिथ्या रिपोर्ट दिखाई है, मतलब जानबूझकर आपने अपनी आय को कम दिखाया है, गलत दिखाया है, और उसकी वजह से कर कम हुआ, तो आयकर की राशि का 200% आपके ऊपर अर्थदंड लगाया जाता है। कितना? आयकर की राशि का 200% आपके ऊपर अर्थदंड लगाया जा सकता है। तो फिर से आप जान लीजिए, अगर आप कर चुकाने में चूक करते हैं तो आपके ऊपर जितना आयकर अधिकारी उचित समझे उतना अर्थदंड लगाएगा। अगर ये चूक बार बार जारी रहती है तो अर्थदंड की मात्रा बढ़ाता जाएगा, लेकिन जितनी अधिकतम बकाया कर की राशि रहती है उतना आपसे अर्थदंड लिया जा सकता है। और अगर आप आय की कम रिपोर्ट देते हैं तो अगर आप आय की कम रिपोर्ट करते हैं तो कम रिपोर्ट की गई आय पर जितना देय कर बनता है उसका 50% आप पे अर्थदंड लगाया जाएगा। और अगर आप आय की मिथ्या रिपोर्ट देते हैं तो कम रिपोर्ट की गई आय पर जितना आयकर बनता है उसका 200% आपके ऊपर अर्थदंड लगाया जाएगा। जितनी आपने गलत रिपोर्ट दिखाई उस गलत की वजह से जितना उस पे आयकर बनता उसका 200% आपके ऊपर अर्थदंड लगेगा। तीसरा, बही खाते प्रपत्र आदि रखने में अगर चूक किया तो यह अमाउंट निर्धारित है। अगर बही खाते आदि रखने में आपने चूक की है तो 25,000 रुपये का आपके ऊपर अर्थदंड लगाया जाएगा। ठीक, अगर आप संबंधित बही खाते आदि नहीं रख पाए तो बही खाते अथवा अन्य प्रपत्र रखना अनिवार्य है। बही खाते आदि नहीं रखता अथवा उन्हें जितनी अवधि तक हिफाजत में नहीं रखता जितनी अवधि तक इस धारा के अंतर्गत रखना अनिवार्य है तो 25,000 रुपये का अर्थदंड उसके ऊपर लगाया जाता है। अगर 1 जून 2007 के पश्चात परंतु 1 जुलाई 2012 से पहले तलाशी ली गई और उस तलाशी में छिपाई गई आय मिली तो उस छिपाई गई आय के 10% के बराबर आपके ऊपर अर्थदंड लगाया जाएगा। कब? 1 जून 2007 के बाद और 1 जुलाई 2012 के पहले आपके ऊपर तलाशी ली गई
छापे डाले गए और उससे कोई आय सामने आती है तो जितनी आय मिलती है उसका 10% आपके ऊपर अर्थदंड लगाया जाएगा। और अगर 30 जून 2012 के बाद तलाशी ली गई तो तब जो आय छिपाई गई थी वो सामने आती है तो 10% से लेकर 60% के बराबर आपके ऊपर अर्थदंड लगाया जा सकता है। 10% से लेकर 60% के बराबर आपके ऊपर अर्थदंड लगाया जा सकता है, छिपाई गई है। अगर धारा 115 BBE के अंतर्गत देय कर का 10% एवं धारा 271 AAB के अंतर्गत अर्थदंड ये छिपाई गई आय पे लगता है। चलिए वो अलग बात है। अगर खातों की पुस्तकों में गलत या झूठी प्रविष्टियां दिखाई गई तो उसके संदर्भ में भी आप पे जुर्माना लगाया जाएगा। याद रखिएगा, अगर खातों की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां या झूठी प्रविष्टियां दिखाई गई हैं तो गलत या समाप्त की गई प्रविष्टि की कुल राशि के बराबर, मतलब जितनी प्रविष्टि आपने छिपाई है उसके बराबर आपसे अर्थदंड लिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपने 5,000 रुपए का फ्रिज खरीदा था, आपने उसको नहीं दिखाया तो पूरे 5,000 रुपए का आप पे अर्थदंड लगाया जा सकता है। बही खातों का अंकेक्षण कराने में अथवा धारा 44 AB के अंतर्गत अंकेक्षण रिपोर्ट लेने में अथवा या रिपोर्ट दाखिल करने में अगर आप चूक करते हैं तो बिक्री, टर्नओवर तथा सकल प्राप्तियों का आधा प्रतिशत अथवा 1,50,000 रुपए दोनों में जो कम हो के बराबर आपसे अर्थदंड लिया जाएगा। मैंने क्या कहा? बही खातों का अंकेक्षण कराने में अथवा धारा 44 AB के अंतर्गत अंकेक्षण रिपोर्ट लेने में अथवा रिपोर्ट दाखिल करने में चूक करते हैं तो जितना बिक्री हो या जितना टर्नओवर हो, सकल प्राप्तियों का आधा प्रतिशत या 1,50,000 रुपए दोनों में जो भी कम हो के बराबर अर्थदंड लगाया जाएगा। उद्गम स्थान पर कर की कटौती की दशा में अगर चूक करते हो तो ना काटे गए राशि के बराबर आप पे अर्थदंड लगाया जाएगा। अमिताभ बच्चन साहब अगर कौन बनेगा करोड़पति में बिना कर काटे भुगतान कर दिए तो जितना कर देना है उतना उनके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है, याद रखिएगा। उद्गम स्थान पर कर की कटौती में अगर आप चूक करते हो तो ना काटे गए कर की राशि के बराबर आपके ऊपर अर्थदंड लगा दिया जाता है। उद्गम स्थान पर कर एकत्रित करने में अगर चूक करते हो तो ना एकत्रित किए गए कर की राशि के बराबर आपके ऊपर अर्थदंड लगाया जा सकता है। ठीक, अगर चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से जमा या ऋण वापस नहीं कर पाए तो वापस की गई जमा राशि के बराबर आपके ऊपर अर्थदंड लगाया जाता है। अगर रोकड़ में 2 लाख या अधिक का भुगतान करते हो तो दी गई राशि के बराबर आपके ऊपर अर्थदंड लगाया जाता है। और यहाँ धारा 285B(A) के अंतर्गत दिए गए विवरण में अगर आपने गलत सूचना दी तो 50,000 रुपए का अर्थदंड लगाया जाता है। और वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते को विवरण देने में अगर आप चूक करते हो तो 500 रुपए प्रतिदिन आपके ऊपर अर्थदंड लगाया जाएगा। कर कटौती या कर संग्रह का विवरण दाखिल करने में अगर चूक हुई तो कम से कम 10,000 रुपए और अधिकतम 1,00,000 रुपए का अर्थदंड आपके ऊपर लगाया जाएगा। क्या मैंने कहा? कर कटौती या कर संग्रह कर विवरण दाखिल करने में, कर कटौती या कर संग्रह का विवरण दाखिल करने में अगर कोई चूक हुई तो 10,000 रुपए न्यूनतम या अधिकतम 1,00,000 रुपए का अर्थदंड आप पे लगाया जा सकता है। रिपोर्ट या प्रमाण पत्र में अगर गलत सूचना दी गई तो 10,000 रुपए का अर्थदंड आपके ऊपर लगाया जा सकता है। चलिए, हमने ये चीजें बता दिया। अगर पैन कार्ड के संबंध में आप कोई चूक करते हैं तो 10,000 रुपए का अर्थदंड आप पे लगाया जाता है। कर कटौती खाता एवं कर संग्रह खाता के आवंटन के लिए आवेदन पत्र लेने में अगर आप चूक करते हैं तो 10,000 रुपए का अर्थदंड आप पे लगाया जाता है। और यहाँ विशेष रूप से यदि कोई व्यक्ति उसके कर निर्धारण के संबंध में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने से मना कर दे या अपने द्वारा किसी बयान पर हस्ताक्षर करने से मना कर दे तो 10,000 रुपए प्रत्येक चूक के लिए उस पे अर्थदंड लिया जाएगा। आप बता ही नहीं रहे हैं, नहीं बताएंगे, क्या करिएगा? तो 10,000 रुपए अर्थदंड प्रत्येक चूक के लिए आपसे लिया जाएगा। तो ये तो थी अर्थदंड की मदें जो आपको जाननी चाहिए।
ठीक, तो यहीं पे ये लेसन समाप्त हो जाएगा। अब जैसे मैंने बताया कि अर्थदंड का विवेकीय अधिकार क्या होगा, अर्थदंड की परिभाषा क्या होगी, अर्थदंड की मात्रा क्या होगी, अर्थदंड लगाने का नियम क्या होगा, आप वैसे तैयार करिएगा और फिर अर्थदंड की मदों में आप 8-10 मदें तैयार कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं, जो आपको याद हो सके। ठीक, तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन की क्लास है, ये एक लेसन नहीं, आप इसे एक क्वेश्चन मानिए कि अगर अर्थदंड आया तो हमें इतना ही लिखना है, उसके आगे आप नहीं सोच सकते, आपको बिल्कुल नहीं सोचना। ठीक, तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं, PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। और स्पेशली अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज के अपडेट मिल सके। तो आज की क्लास में इतना ही, अगले दिन नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।